गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नए साल का पहला फेस्टिवल मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, पोंगल, कई जगहों पे इसे लोहरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम संक्रांति की बात करें तो संक्रांति मतलब क्या होता है? सन जो है, जैसे हमारी 12 राशियां हैं, सन एक एक राशि में ट्रेवल करता है। आज इस फर्स्ट राशि, सेकंड राशि, थर्ड राशि, जब भी वो एक राशि को क्रॉस करके दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं संक्रांति। तो उस हिसाब से पूरे साल में हमारे पास 12 संक्रांति आती है। अब ये जो है मकर संक्रांति, इस दिन सन मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए इस त्यौहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। हमारे हिंदू में जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जैसे दिवाली आती है, दशहरा है, गणपति जी का त्यौहार है, होली है, पाड़वा है, ये सारे के सारे फेस्टिवल ना मून, लूनार कैलेंडर जो बोलते हैं, मून की पोजीशन की, पूर्णिमा है तो पूर्णिमा से इतने दिन में, अमावस्या के दिन कुछ फेस्टिवल, कुछ अमावस्या से 10वें दिन, 12वें दिन, ऐसे मतलब पोजीशन ऑफ द मून के हिसाब से फेस्टिवल्स होते हैं। सिर्फ ये मकर संक्रांति ही ऐसा फेस्टिवल है जो मून पोजीशन नहीं, सन की पोजीशन पे, सोलार कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग जनवरी फरवरी फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आता है। तो एग्जैक्टली 14 जैन, क्योंकि कॉन्स्टिलेशन जो है कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टिलेशन, मकर राशि, उसकी जगह फिक्स है। तो जब अर्थ रोटेट होती है तो सन जैसे ही मकर राशि को टच करता है, सन की पोजीशन भी फिक्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 जैन को ही मकर राशि को सन टच करता है। तो इसलिए इसकी जो डेट है, इस फेस्टिवल की जो डेट है वो फिक्स्ड है। बाकी सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो चेंजिंग डेट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली मंथ होता है अक्टूबर नवंबर में, जैसे दिवाली आएगी, पर फिक्स डेट हम नहीं बता सकते, एक्सेप्ट दिस मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति ना एक फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट है, क्योंकि इंडिया जो है बेसिकली कहते हैं ना, इट्स अ लैंड ऑफ विलेजेस, फार्मिंग है। आज भी हमारे कंट्री में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है, कृषि प्रधान देश कहते हैं हम इंडिया को। तो बहुत सारे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मंथ है जनवरी का, नई फसल कटती है, तो हार्वेस्टिंग सीजन है, तो नई फसल कटती है, तो इसलिए हर तरफ जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है कि नया साल है और नई फसल कटी। जितनी अच्छी फसल उतने ज़्यादा उनके पास प्रोस्पेरिटी होती है, फ्यूचर उनका अच्छा होता है। तो फ्यूचर अच्छा होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, खुशियाँ आएगी। तो इस फेस्टिवल के थ्रू वो एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, भगवान को थैंक्स गिविंग कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि नए साल का पहला फेस्टिवल ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। अब जैसे ही हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो एक दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे काइट, तिल गुड़ के स्वीट्स, खिचड़ी, दान करना। तो आज हम इन एक एक चीज़ों को देखेंगे कि हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है और किन स्टोरीज के थ्रू इन्हें हमारे एक फेस्टिवल में इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब मकर संक्रांति का जो पहला दिन है उसे भोगी कहते हैं। अब भोगी कहते हैं और पंजाब हरियाणा साइड में उसे लोहरी भी कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी कहा कि ये हार्वेस्टिंग सीजन है, तो अभी फसल कट चुकी है। तो फसल कटने के बाद जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, खेतों में जो भी उसका बचा हुआ स्टेम है, उन सबको जमा करके एक बॉनफायर लगाते हैं, उन सबको जमा करके जलाते हैं। और जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उन सबको अग्नि में डाला जाता है। किसी भी फेस्टिवल में अग्नि किसी न किसी फॉर्म में होती ही है, क्योंकि अग्नि एक मीडियम मानते हैं हम कि जो भी हम अग्नि में डालेंगे, अर्पण करेंगे, वो सब भगवान तक पहुंचते हैं। तो ये जो भोगी फेस्टिवल है, भोगी मतलब हम लोग जो भोगते हैं, तो ये जो फर्स्ट फेस्टिवल है जो हम बॉनफायर लगाते हैं, आग भी ये सब लकड़ियाँ जमा करके जलाते हैं, तो इंद्रदेव को हम बेसिकली, इंद्रदेव हैं गॉड ऑफ रेन एंड क्लाउड्स। तो अच्छी बारिश हुई,
जिससे हमारी फसल अच्छी हुई और आगे भी ऐसे ही अच्छी बारिश हो, इसलिए हम इंद्रदेव को थैंक्स कहते हैं। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो ये जो टाइम है ना, दिसंबर जनवरी, ये बहुत ठंड का टाइम है, एक्सेसिव कोल्ड होता है। तो ये जब हम बॉनफायर लगाते हैं, जो आग जलाते हैं लोरी में, सब सारी लकड़ियाँ वेस्ट इकट्ठा करके, ये एक तरह से हमें वार्मथ देता है, क्लाइमेट में वार्मथ, गर्माहट क्रिएट करता है। और ये जो एंडिंग के दिन है, संक्रांति के पहले की जो दिन है, 4-5 दिन, वो बहुत ज़्यादा ठंड होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन दिनों में। तो ये एक तरह से हमें क्या करता है, बहुत ज़रा गर्मी देता है। अब देखिए, जुने ज़माने में कच्चे घर होते थे, प्रॉपर ब्लैंकेट, रज़ाई, इंसुलेशन नहीं होता था, तो बहुत ठंड लगती थी, खेतों में ही लोग सोते थे। अब इन कंपैरेटिव में अगर हम आज की बात करें, तो आज हमारे पक्के घर हैं, इंसुलेटेड घर हैं, हम हीटर लगा सकते हैं, हमें ठंड में बाहर रहने की नौबत नहीं आती। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली लेते हुए, और जैसे ओल्डन डेज में क्या होता था, बहुत सारे पेड़ होते थे, एक कहते हैं ना प्योर ऑक्सीजन, लेस पॉल्यूशन, क्लीनर एनवायरनमेंट, ये सब कंडीशन थी। तो उन कंडीशंस में अगर बॉनफायर लगाते हैं गर्माहट क्रिएट करने के लिए, तो दैट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ओके था। पर आज का अगर हम टाइम लें, ऑलरेडी हम इतने सारे मशीन्स यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारा पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हम ट्रीज़ भी कट कर लें, तो ये सब की वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, प्योरिटी ऑफ द एयर कम हो गई है। तो ऐसे वक्त में बॉनफायर लगाना, बहुत बड़ी लगाना, इज़ नॉट एथिकली करेक्ट। तो हमें इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखना है कि क्या सिग्निफाई करता था। जो खेतों का वेस्ट है वो जलाना, घर में जो भी वेस्ट पड़ा है उसको अग्नि में डालना, और इंद्रदेव को एक जो भी हमने नई फसल में मिला है, गुड़ मिला है, शुगर केन मिलता है जिससे गुड़ बनता है, तिल निकलता है, इसमें गाजर आती है, तो ये सारी चीज़ें अग्नि में देना, तो ये एक सिग्निफाई करता है कि हम ग्रेटिट्यूड तो एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो भी वेस्ट हमारे थॉट्स, नेगेटिव ग्रजेस, किसी ने हमको कुछ बुरा बोला, हमने किसी को कुछ बोला, किसी से मन मुटाव हुआ, ये सारे बुरे फीलिंग्स, बुरे एक्सपीरियंसेस हमारे साल भर के, नया साल शुरू होते ही इस लोरी में, भोगी में जो हम बॉनफायर क्रिएट करते हैं, उसमें आपको जला देना है। तो हमें इन दिनों करंट चेंजिंग टाइम्स के साथ लोरी का इम्पोर्टेंस नॉट टू बर्न मैक्सिमम एग्रीकल्चरल वेस्ट, बट टू बर्न द नेगेटिव थॉट्स। हमारी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उन्हें हमें उसको जला देना है। लोहरी जो है पंजाब में जो मनाया जाता है, ये उसमें एक बहुत ही फेमस पर्सन था, दुल्ला भट्टी। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई हो, बिकॉज आई एम नॉट पंजाबी, तो बट ये बहुत ही अच्छी मुझे मिली इन्फॉर्मेशन, तो मैंने कहा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। राजा अकबर के टाइम पे दुल्ला भट्टी नाम का एक पर्सन था पंजाब में। तो एक कहते हैं ना कि उसका क्या था मेन, कि रिबेलियस तो था ही वो, पर वो रिबेल किस तरह से करता था कि अमीरों से लेके गरीबों को हेल्प करता था। और बेसिकली वो जो अमीर व्यापारी होते थे, जो लड़कियों को स्लेव की तरह रखते थे, तो लड़कियों को फ्री करके उनकी शादी अरेंज करता था, शादी करवाता था अच्छे जगहों पे, अच्छे घरों में। तो एक तरह से इन्हें बहुत ही अच्छा इंसान, रिबेलियस, गुड पर्सन, ब्रेव ऐसे माना जाता था। तो उसमें एक इंसिडेंट था कि जब उन्होंने कुछ नंबरदार था और उसके पूरे खेतों को, उससे बदला लेने के लिए उसके पूरे खेतों को उसने जलाया था। तो ये लोहरी और वो कोइंसिडेंट एक ही वक्त की बात है, तो इसलिए आज भी लोहरी के टाइम पे उनकी स्टोरी, उनकी कथा ये बताई जाती है। दिस वॉज अ फर्स्ट डे, जिसे हम भोगी कहते हैं या तो लोहरी कहते हैं, टू रिमूव ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिविटी को सबको जला देना है। नेक्स्ट डे संक्रांत है। संक्रांति के दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर नहा धोकर हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। इस दिन सूर्यदेव का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस दिन
उनके लिए उनको हम वर्शिप करते हैं। सन इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। हमें एनर्जी देते हैं, हमें रोशनी देते हैं, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो हमें सूर्यदेव से सीखनी है वो है इक्वालिटी फॉर ऑल। वो कभी भेदभाव नहीं करते कि इस जगह मैं कम धूप दूंगा, इन्हें ज़्यादा धूप दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए प्रे करते हैं और ये मेरे लिए प्रे नहीं करते हैं, ये मुझे भगवान मानते हैं और ये लोग मुझे भगवान नहीं मानते। ऐसा कोई भेदभाव वो नहीं करते, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वल एनर्जी देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने दिया, रोज़ आके वो चमकते हैं, हमें दिन का उजाला देते हैं, फ्रेशनेस देते हैं। जिस दिन सूरज नहीं निकलता हम कितना टायर्ड डल फील करते हैं, तो इतनी फ्रेशनेस वो देते हैं, बट रिटर्न्स में कभी कुछ नहीं मांगते, नो एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो हमें सूर्यदेव से सीखनी चाहिए। अब इस दिन हम सूर्यदेव के लिए क्यों डिवोट करते हैं, क्यों उन्हें वर्शिप करते हैं? क्योंकि इस दिन, जैसे मैंने कहा कि सूर्यदेव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से हम मानते हैं कि उत्तरायण स्टार्ट होता है। अब उत्तरायण क्या है? अब अर्थ जो है ना, ये सन के चारों तरफ घूम रही है और ऐसे स्ट्रेट भी नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका। तो एक तो टिल्टेड, एक्सिस भी टिल्टेड है और ऑर्बिट भी उसका एलिप्टिकल है। सो इसकी वजह से क्या होता है ना कि 6 मंथ्स सन जो है वो अर्थ का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उसमें ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा सनलाइट देता है। और 6 मंथ्स सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा रोशनी देता है। तो इसलिए मकर संक्रांति से उत्तरायण स्टार्ट होता है। मतलब अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा है, टिल्टेड एक्सिस होने की वजह से। तो ये मकर संक्रांति से ये स्टार्ट होता है। एंड जुलाई में कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति मतलब जब सूरज जो है वो कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब तक ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन भी माना जाता है कि सारे भगवान जाग रहे होते हैं। जो भी शुभ काम है वो मकर संक्रांति से स्टार्ट होते हैं। पूजा, फेस्टिवल, शादियाँ, ये सब मकर संक्रांति तक होती हैं, मकर संक्रांति से स्टार्ट होती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम मानते हैं कि उत्तरायण मतलब ये, जैसे मैंने कहा कि देवताओं का दिन है, सूरज की रोशनी। अब मकर संक्रांति से धीरे धीरे सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी। अभी तक ठंड थी, सूरज की रोशनी कम थी, वो गर्माहट नहीं थी। सो स्लोली अब गर्मी बढ़ती जाएगी, समर सीजन स्टार्ट होता जाएगा। वैसे ही हमें, जैसे रात को हम नेगेटिव मानते हैं, अंधेरा, अंधकार, लैक ऑफ नॉलेज, तो हमें भी अब आज से हमारे मन का जो भी नेगेटिव फीलिंग था, जो भी अंधकार था, जो भी लैक ऑफ नॉलेज था, वो सब दूर करके एक विजडम, नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी आत्मा का दिया जलाने की कोशिश करनी चाहिए। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ विजडम, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये सब हमें स्टार्ट करना चाहिए। उत्तरायण में हमारे दिन लंबे होते जाएंगे और रात जो है वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि सूरज मैक्सिमम टाइम चमकेगा। विंटर में, जैसे अभी विंटर सीजन अभी ख़त्म होते होते समर शुरू होगा, तो विंटर में जैसे लैक ऑफ सन की वजह से, जैसे मैंने कहा सन जितना ज़्यादा चमकते हैं उतना ज़्यादा एयर को प्यूरिफाई करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। तो विंटर सीजन में सन में गर्माहट कम होती है, उतना इंटेंस हीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस, कफ, कोल्ड, फीवर, ये सब एक बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जैसे उत्तरायण स्टार्ट हो रहा है तो हल्की धूप बढ़ती जाती है, तो ये हल्की गर्मी, जैसे सन बाथ हम कहते हैं, धूप सेकना जिसे हम कहते हैं, ये इस सीजन्स में ज़्यादा इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि गर्माहट हल्की है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है कि हमें डैमेज हो सके, सनबर्न हो सके, स्किन डैमेज हो सके। तो ये जो जैन फेब की मकर संक्रांति के बाद की जो धूप है ना, ये 1 महीना 2 महीना हम आराम से धूप सेक सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि धूप सेकना चाहिए। इस दौरान जो हम 1 महीने में जितनी धूप सेक लेंगे ना, वो साल भर के विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है। तो
धूप कैसे सेकेंगे? अगर आप बच्चों को बोलो कि जाके धूप में खड़े रहो तो उनको लगेगा ये कोई काम है। तो हमारे रिचुअल्स, फेस्टिवल्स ही ऐसे बने हैं कि काम का काम हो जाए और जो उसका पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाए। इसीलिए संक्रांति के दौरान बहुत जगहों पे काइट फेस्टिवल, जैन फेब में बहुत हर जगह, गुजरात में खास करके, गुजरात महाराष्ट्र में पतंग उड़ाने का सीज़न होता है। हर कोई छत पे जाके, ग्राउंड पे जाके पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने का पर्पस ही ये है कि आपके शरीर को मैक्सिमम सनलाइट मिले। तो खेल का खेल भी हो गया और धूप भी सेक ली। अब ये जो संक्रांति है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे आगे मैं बताऊंगी कि कितनी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। संक्रांति से एक और बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी हुई है, गंगा माँ, जो हमारी गंगा नदी है। आज ही के दिन भगीरथ ऋषि ने प्रे करके, शिव जी से प्रे करके उन्हें धरती पे उतारा था। और रीज़न उसका ये था कि सागर राजा जो थे, उनके बेटों से कुछ गलती हो गई थी, तो कपिल मुनि ने उनके बेटों को 60,000 जो उनके सन्स थे उन सबको श्राप दिया था। और वो श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें गंगा का पवित्र पानी चाहिए था। तो सागर राजा तो ये काम नहीं कर पाए, पर उनके ग्रेट ग्रैंडसन भगीरथ ऋषि ने प्रे करके गंगा माता को शिव जी की मदद से धरती पे उतारा था आज ही के दिन। और अपने जो उनके जो पूर्वज थे, 60,000 पूर्वज थे, उनको मोक्ष दिलाया था, मुक्ति दिलाई थी। तो उसी सिग्निफिकेंस से आज के दिन बहुत जगहों पे गंगा सागर मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। पवित्र नदियों में नहाया जाता है, ताकि मानते हैं कि इससे मोक्ष प्राप्ति हो, मुक्ति मिले। अगर जाने अनजाने हमने कोई गलत कर दिया, किसी का मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, तो उस पाप से हमें फ्री करें। एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जैसे मैंने कहा कि सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं आज के दिन, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं हम। अब मकर राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव हैं। अब इसके पीछे जो एक स्टोरी है वो ये है कि शनिदेव जो है उनके पिता हैं सूर्यदेव, और किसी वजह से शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से बहुत नाराज़ थे। तो इस दिन जब मैंने कहा कि सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, ये सिग्निफाई करता है कि सूर्यदेव अपने बेटे शनिदेव के घर जाते हैं। जो भी पुराने उनके ग्रजेस हैं, जो भी मन मुटाव है, जिसकी भी रीज़न से दिल दुखा है, आज वो उनके घर जाके वो पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं, वापस से एक रीस्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम भी, जैसे खासकर महाराष्ट्र में, साउथ में, आज के दिन मीठा बांटते हैं। हम क्या बोलते हैं, तिल गुड़ के स्वीट्स बनाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं आज के दिन, संक्रांत के दिन, और कहते हैं तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। मतलब पुराने ग्रजेस भूल के, पुराने जो भी मन मुटाव थे, किसी ने आपको कुछ कहा, आपने किसी को कुछ कहा, सो वो मन मुटाव छोड़ के हमें क्या करना है, आज के दिन से एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। सारे नेगेटिव फीलिंग्स को हमें, जैसे हमने भोगी में जला दिया, लोरी में हमने सब पुरानी बातें, नेगेटिविटी जला दी, आज मीठा खा के हम शुरुआत करेंगे एक नए रिश्ते की। मीठा बोलेंगे, गोड़ गोड़ बोला मतलब मीठा बोलो, बिल्कुल किसी के लिए कड़वी बात मत करो। तो ये इस स्टोरी को भी रिलेट करता है कि जैसे सूर्यदेव शनिदेव के घर में गए, मनमुटाव दूर किया, हम भी आस पड़ोस में जाके रिश्तेदारों को मीठा देते हैं, तिल गुड़ देते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये खाइए और आप हमसे मीठा बोलिए। अब मीठा तो कुछ भी दे सकते हैं, पर तिल और गुड़ ही क्यों देते हैं, इसका भी एक रीज़न है। तिल जो है, जैसे तिल और गुड़, ये न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप है। लोरी में जैसे हम तिल गुड़ की स्वीट्स भी डालते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, इंद्रदेव को, तो आज के दिन हम सूर्य देव को इसको अर्पण करते हैं। तो तिल और गुड़ ये भी न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप है। प्लस तिल जो है, जैसे अभी विंटर सीजन चल रहा है, एटमॉस्फेयर में ठंड सी है, गर्मियाँ स्टार्ट हुई नहीं है, तो इस वक्त जैसे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन होता है, ठंड होती है, बोन पेन होता है, तो तिल में वो सारे क्वालिटीज़ हैं
जो आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, आपको वार्मथ दें। ठंडी में स्किन ड्राई हो जाती है, तो तिल इज़ अ ऑयली सीड, ऑयल गिविंग सीड। तो ये तिल खाने से आपकी बॉडी में नेचुरल ऑयल मिलता है। तिल के तेल से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता नहीं है। इट हेल्प्स इन हाई ब्लड प्रेशर, इट हेल्प्स इन डायबिटीज़, लिवर प्यूरिफाई करते हैं। ऐसे बहुत सारे तिल के एडवांटेजेस हैं जो इस सीज़न के वक्त हमको वो चीज़ें चाहिए, इसलिए तिल। गुड़ भी न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप, शुगर केन अभी निकलता है गन्ना, तो उसी से गुड़ बनता है, रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन। तो ये सारी चीज़ें और इसको न्यूट्रिशियस बना देती हैं, इसलिए तिल गुड़ की मिठाई बांटी जाती है। तिल का एक और सिग्निफिकेंस है, तिल नेगेटिविटी को रिमूव करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिविटी रिमूव करता तो है, साथ ही में एक सात्विक गुण जिसे हम बोलते हैं, प्यूरिटी बोलते हैं हम, पीस कहते हैं हम, पॉजिटिविटी कहते हैं हम, ये सात्विक गुणों को भी इंक्रीज करता है। तो इस दौरान जैसे मैंने कहा उत्तरायण स्टार्ट हो रहा है, देवताओं के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज के दिन अगर हम बॉडी इंटरनली प्यूरिफाई कर दें तिल गुड़ खाने से, तिल खाने से, तो हम मेडिटेशन या साधना और अच्छे से कर पाते हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए तिल का इम्पोर्टेंस संक्रांति से बहुत जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ तिल जो है, जैसे मैंने कहा, सात्विक गुणों को बढ़ाता है। तो यमदेव जो है, गॉड ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, ये जो तिल को गॉड ऑफ डेथ ने एक ब्लेसिंग दी है, वर दिया कहते हैं हम, तो एक वर भी दिया है, ब्लेसिंग भी दी है, जिसकी वजह से तिल को इमॉर्टल, सीड ऑफ इमॉर्टलिटी कहते हैं, अमर। अब अमर तो नहीं हो सकता कोई, पर हाँ, नेगेटिविटी रिमूव करके हमारे एक लाइफ जो है हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, ये भी सिग्निफाई करता है। तिल का जो एक और है इसके पीछे स्टोरी, कि विष्णु भगवान का जो परस्पिरेशन, पसीने की एक बूंद धरती पे गिरी थी, और उस पसीने की बूंद से तिल उत्पन्न हुआ था। तो ये उनके ब्लेसिंग को भी हम मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए तिल का भी इम्पोर्टेंस मकर संक्रांति में बहुत है। तो इस दिन तिल के तेल से मसाज करना, पानी में थोड़ा सा तिल डाल के नहाना, गुड़ को तो विंटर परफेक्ट फूड कहा जाता है, इंटरनली वार्म देता है, सोर थ्रोट हो, कोल्ड हो, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होती हैं, इसलिए तिल गुड़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। संक्रांति के दिन हल्दी कुमकुम भी मनाते हैं। बेसिकली हमेशा मैरिड औरतों को हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें आदि शक्ति का रूप माना जाता है। तो हल्दी कुमकुम लगा के हम उन एनर्जीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पार्वती माँ, सती माता का रूप मानते हुए। तो हल्दी कुमकुम की शुरुआत पेशवाओं के ज़माने से हुई थी। महाराष्ट्र में जब पेशवाओं का रूल था, तब पेशवाओं का जो साम्राज्य था ना, ये महाराष्ट्र से ले के दिल्ली, पंजाब तक फैला हुआ था। तो उनके जो मेन थे, जो हस्बैंड लोग थे, वो दे वर ऑलवेज ऑन अ वॉर, दे वर गोइंग, लाइक हमेशा बाहर रहते थे। तो ये सारी औरतें घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी कि क्या करें। तो तब उन्होंने एक संक्रांति में एक छोटा सा फेस्टिवल स्टार्ट किया कि जो भी शादीशुदा औरतें वो क्या करेंगी, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगी, हल्दी कुमकुम लगाएंगी, इत्र लगाएंगी, फूल देंगी, कुछ स्नैक्स देंगी। तो इस तरह से कुछ गाने गाते हैं वो, तो इस तरह से उनका एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। और एक जो कहते हैं ना कि हस्बैंड दूर है तो कभी टेंशन होती है कि तो उस वक्त तो फ़ोन वगैरह कुछ था नहीं, तो वॉर पे गए हुए हस्बैंड्स के इसके लिए कि ब्लेसिंग्स उनको मिले। तो इस तरह से हर जो मैरिड लेडी होती थी वो हल्दी कुमकुम लगा के आदि शक्ति को प्रे करती थी, उनके उस फॉर्म को प्रे करती थी कि एनर्जी मिले, हमारे हस्बैंड्स को प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो था, ये पेशवाओं के ज़माने में था ही। तो हल्दी कुमकुम तो तब शुरू हुआ। अब हल्दी कुमकुम में ब्लैक साड़ी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ब्लैक कलर माना जाता है? देखिए, हर फेस्टिवल जो है हमारे,
वो ब्लैक कलर को अवॉइड करता है। किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी त्यौहार में हम ब्लैक कलर नहीं पहनते, पर मकर संक्रांति ही एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे खासकर महाराष्ट्र में ब्लैक पहना जाता है। हर सुहागन उस दिन ब्लैक साड़ी ज़रूर पहनती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? 1761 में पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था बिटवीन मराठाज एंड दुरानी एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच में पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था। दैट वाज एग्जैक्टली ऑन 14 जनवरी। और उस दिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मराठा के जो सोल्जर्स थे उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, पर वो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि मोर देन 10,000 मैन एक ही दिन में शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के हर घर से कोई ना कोई इंसान उस दिन शहीद हुआ था। तो ऐसे, और पूरी वॉर की, अब हारे तो पूरी वॉर की कैजुअलिटी तो लाखों में है, पर उसी दिन मैक्सिमम सोल्जर्स वर किल्ड बाय द दुरानी फोर्स। तो ऐसा काला दिन फिर हिस्ट्री में औरतों को कभी ना देखना पड़े कि पूरे पेशवा एम्पायर से, पूरे के सारे घर से किसी न किसी का सुहाग उजड़ जाए। ऐसी काली रात किसी के नसीब में ना आए। तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, छोटे बच्चे को नज़र से बचाने के लिए हम काला टीका लगाते हैं। तो आज के दिन जब हम हल्दी कुमकुम मनाते हैं तो हमारे हस्बैंड्स को प्रोटेक्शन मिले, बुरी नज़र से बचे। साथ ही साथ ब्लैक कलर शनिदेव का भी कलर है, तो एक तरह से हम उनको भी प्लीज़ करते हैं कि आप भी प्रोटेक्शन दें, संकट से बचाएं हमारे पतियों को। इसलिए सुहागने इस दिन ब्लैक कलर, मकर संक्रांति में जिसके भी घर हल्दी कुमकुम में जाती हैं तो मैक्सिमम टाइम्स दे वेयर ब्लैक कलर साड़ी, ताकि वो प्रोटेक्शन मिले उन्हें। एक और सिग्निफिकेंस है ब्लैक कलर का। जैसे मैंने कहा कि ये विंटर एंडिंग के जो दिन होते हैं, मकर संक्रांति के दिन तक ठंड बहुत बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ब्लैक कलर जो है वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। ये साइंटिफिक है। वाइट कलर मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम गर्मियों में लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं। तो ठंडी के सीज़न में अगर हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं इस सीज़न में, तो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमें गर्माहट देता है, वार्मथ देता है, ठंड से बचाता है। संक्रांति के दिन बहुत जगहों पे खिचड़ी मेला, खास करके नॉर्थ में खिचड़ी का बहुत इम्पोर्टेंस है। खिचड़ी मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। दान पुण्य का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब खिचड़ी जो है ना, इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत रिलेटेड है। जैसे सीजनल चेंज होता है तो हमारे बॉडी को चाहिए कि वो एनर्जी यूज़ करे टू अडेप्ट, कि ठंड ख़त्म हो रही है, गर्माहट शुरू हो रही है, तो सीजनल चेंज को अडेप्ट करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए। इसलिए सात्विक खाना, हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। तो खिचड़ी हम खाते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्टिबल है, बहुत लाइट है, प्लस उसमें न्यूट्रिशंस काफ़ी हैं। और एक और चीज़ सिग्निफाई करती है, खिचड़ी इज़ अ वन पॉट मील, कि एक ही बर्तन में हम दाल, चावल, वेजिटेबल, स्पाइसेस ये सब डाल के उसे बनाते हैं। एट द एंड इट इज़ अ वेरी डिलीशियस थिंग। बहुत इंडियन घरों में तो खिचड़ी इज़ वन ऑफ द फेमस थिंग। जल्दी में कुछ भी बनाना है, डिलीशियस है, तो हम खिचड़ी बनाते हैं। कोई बीमार भी है तो हम पहले उसको खिचड़ी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि बीमारी में खिचड़ी इज़ हेल्पफुल। तो इस तरह से खिचड़ी से हमें ये सीखना चाहिए, या ये सिग्निफाई करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। एक साथ हम जब चीज़ें बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ जाती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ती है बट डाइजेशन में इजी होता है। तो इसी तरह हमें भी अलग अलग टाइप के लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हमारे साथ हैं। हमें सब ने मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करना है। संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। अपने से बड़ों को तिल, गुड़ देने का इम्पोर्टेंस है, उनका आशीर्वाद लेने का इम्पोर्टेंस है। इन दिनों जैसे शॉल है, ठंड के दिन है तो शॉल है, कपड़े हैं, कोई भी ज़रूरत का सामान है,
ये सब दान करने का बहुत महत्व है संक्रांति में। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस दिन के बारे में कि इस दिन देवी संक्रांति ने, जिनके नाम से ये पड़ा है संक्रांत, देवी संक्रांति ने संकणासुर का वध किया था। और नेक्स्ट दिन जो करी दिन कहा जाता है या किंक्रांत कहा जाता है, उस दिन किंकनासुर का वध किया था। सो ये दो राक्षसों का भी वध इन 2 दिनों को सिग्निफाई करता है। थर्ड डे बहुत जगहों पे, करी दिन में बहुत जगहों पे, जैसे फर्स्ट डे हमने इंद्रदेव की पूजा की, सेकेंड डे हमने सूर्य देव की पूजा की, तो थर्ड डे हम जो खेत के एनिमल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं फार्मिंग में, उनकी भी पूजा करते हैं। तो इस तरह से मकर संक्रांति का जो है त्यौहार है, ये आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को या आपके थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाई करने के भी हेल्प करता है कि नए साल की शुरुआत है, तो हर बुराई अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से हटा के हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आगे हो, आगे बढ़े। अब मेडिटेशन से जुड़ो ताकि हम शांत रह सकें, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ा सकें। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।